ये अपने बच्चे, अपने लड़के लड़की वो इनको सप्लाई करते हैं जो नीचे का कैडर बनाता है। और 1990 के दशक में काफ़ी हिंसा हुई है। कितना बड़ी चुनौती रही इस एमएमसी जोन में नक्सलवाद को खत्म की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के स्तर से होने लगी। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल डीजी नक्सलवाद चीफ पंकज श्रीवास्तव सर किस तरह से ये कामयाबी मिली, सबसे पहले आप ये बताइए। ये जो वामपंथी उग्रवाद की समस्या है ये मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी है और पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो बस्तर के क्षेत्र में और बालाघाट के क्षेत्र में करीब करीब एक साथ ये समस्या जो करीब 40 साल पहले शुरू हुई और 1990 के दशक में काफ़ी हिंसा हुई है और उसके बाद ये लगातार चलती रही है। तो वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने और यूनियन होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने सभी प्रदेशों को, वहाँ के सुरक्षा बलों को और प्रशासन को ये लक्ष्य दिया कि हम मार्च 2026 तक इस सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की समस्या को समाप्त करें और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रदेश सरकारें पूरी तरह से लग गईं। तो मध्य प्रदेश में भी जो है इस पर काम शुरू हुआ और 2024 में दिसंबर के महीने में जब वर्तमान पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना साहब की पदस्थापना हुई, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया कि हमको मध्य प्रदेश में भी इस पर बहुत तेज़ी से काम करना है और जो समय अवधि दी गई है उसमें हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो मैं बाहर से डेपुटेशन से वापस आया था कुछ महीने पहले, तो मुझे इसकी कमान दी गई और बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जो तीनों प्रभावित ज़िले थे वहाँ पर शासन ने और हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने नए युवा आईपीएस ऑफिसर्स को और स्टेट पुलिस के नए अधिकारियों को वहाँ पर बड़ी संख्या में पोस्ट किया। तो जो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस उन ज़िलों में चलाए जा रहे थे वो सारे पद जो है इस तरह से नए युवा और अच्छे अधिकारियों से भरे गए और उसके बाद जो है और जो बल की कमी थी उसको भी पूरा करने का बहुत तेज़ी से प्रयास किया गया और हर महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर महीने इस समस्या से हम कैसे लड़ रहे हैं और हमें क्या आवश्यक है इसके लिए समीक्षा बैठक करना शुरू कर दिया। तो जो उस क्षेत्र में हमें आवश्यकताएं थी, जैसे सड़कों का निर्माण हमें चाहिए था, मोबाइल फ़ोन के टावर्स की हम लोगों को आवश्यकता थी, इन पर काम वर्ष 2019-20 से चल रहा था, लेकिन अभी 2025 में इसमें बहुत तेज़ी लाई गई क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के स्तर से होने लगी और हर महीने इसके बारे में क्या प्रगति है ये जवाब विभागों को देना पड़ रही। और जो अभियान वहाँ पे सैन्य अभियान, ये तो हमेशा पुलिस की जिम्मेदारी रही है, तो इस काम को भी हम लोगों ने जनवरी के महीने से बहुत तेज़ी से बढ़ाया। पहले आप देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में 2019 से लेकर के 2024 तक हर वर्ष नक्सलियों से जो मुठभेड़ होती है उसमें 1-2 उग्रवादी मारे जाते थे। एक वर्ष 2023 में 6 मारे गए थे, उसके अलावा सभी सालों में 1-2 मारे जाते रहे हैं और मुठभेड़ों की संख्या भी काफ़ी कम रही है। तो हम लोगों ने पूरे फोर्स को इकट्ठा करवाया और कहा कि अब हम बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करेंगे
और जो सैन्य कार्रवाइयाँ होती हैं, जो पुलिस को और सैन्य बलों को पता होती हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ हम करेंगे। तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि जनवरी से लेकर के जून तक बहुत अच्छी सफलताएं, अभूतपूर्व सफलताएं हमारे सुरक्षा बलों को मिली। हमारे मध्य प्रदेश के हाक फोर्स, हमारा एसएएफ और केंद्रीय बल जो है सीआरपीएफ और उनका कोबरा कंपनी, इन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के अभियान में भाग लिया और 10 नक्सलियों को 3 अलग अलग मुठभेड़ों में, बालाघाट में और मंडला में धराशायी किया गया। बहुत सारे हथियार हमने उनसे लिए और तमाम और सामान हमने उनसे जब्त किया और इन 10 उग्रवादियों पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। उसके बाद आ गई बरसात, तो हमें ये निर्देश था कि बारिश में भी हम अभियान लगातार चलाएंगे। तो उसके लिए अलग से प्लान बनाया और हम लोगों ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया, हमने कांकेर के पुलिस अधीक्षक मैं यही पूछ रहा था कि ये जो बालाघाट और मंडला का जो जोन है वो एमएमसी जोन माना जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, मतलब एक तरह से देखा जाए तीनों राज्यों की सीमा लगती है। कितना बड़ी चुनौती रही इस एमएमसी जोन में नक्सलवाद को खत्म करना? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अलग कोई एमएमसी जोन कोई पृथक नहीं है बाकी इस समस्या से। ये जो समस्या ये आंध्र प्रदेश में पहले ये प्रारंभ हुआ था और आंध्र प्रदेश से सीधे 80 के दशक में इसमें बस्तर में और बालाघाट में ये वहाँ के जो नक्सली थे वो आ गए और यहाँ इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये तब से समस्या यहाँ पे बनी हुई है और इसमें अगर कोई मारे जाते हैं नक्सली या कोई बीमार पड़ जाते हैं तो नए लोगों की सप्लाई उधर से ही सुकमा, बीजापुर, गढ़चिरौली उधर से लगातार होती रही है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगातार होती रही है। एक चीज़ देखी गई, पहले बालाघाट वगैरह के भी कई नक्सली थे लेकिन कुछ वृद्ध हो गए और कुछ जो है कहीं गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, तो वो संख्या कम थी, लेकिन बाहर से लगातार लोग आते गए हैं, रहे हैं। तो बारिश के समय में भी लगातार अभियान चले हैं, बिजली गिरी हमारे कर्मचारियों के ऊपर, घायल हुए और उसके बाद भी हम लोगों ने बारिश के बाद बहुत ज़्यादा इलाकों में जो पुराने सरेंडर नक्सलाइट से उनसे पूछताछ की गई और मैंने जैसे बताया कि हमारे अधिकारियों को हमने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकारी जिन्होंने बहुत सफलताएं पाई हैं उनको आमंत्रित करके उनसे ट्रेनिंग करवाई। चुनौती थी बड़ी। हाँ, बड़ी हमने ट्रेनिंग करवाई और उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, बारिश में कैसे ऑपरेट करना है। और उसके बाद में जो है थानावार और चौकीवार फिर हम लोगों ने कहा कि अब ये इलाके जो पुराने इनके डेरे हैं वो सब साफ कराए जाएँ, अगर किसी डेरे पर ये आते हैं तो उसको घेरा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो कई एनकाउंटर हम लोगों ने उसके बाद लिए हैं और तमाम एनकाउंटर्स में वो घायल हुए, भागे, सामान उनका छूटा, हथियार उनके छूटे और उनको हम कहीं पर भी हम लोगों ने रुकना उनका असंभव कर दिया। तो उसकी वजह से जब आदमी को वहाँ पर कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा और उसका राशन छीना जा रहा है और लगातार वो भाग रहा है, तो इनके दलों में भी आपस में काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास हुआ लोगों में और कई लोगों ने कहा कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए। कुछ लोग रोक रहे थे, तो अंदर ही विद्रोह की भी इनकी आशंका बन गई। वो अभी सरेंडर हुए हैं, वो लोग बता रहे हैं तमाम चीज़ें ये। तो उसकी वजह से इनको घुटने पूरी तरह से टेकने पड़े और फिर ये एक एक करके ये सारे लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ सरेंडर हुए, कुछ राजनांदगांव में सरेंडर हुए और कुछ वहाँ पे महाराष्ट्र में सरेंडर हुए। राजनांदगांव में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सरेंडर हुए एक बहुत छोटे से थाने पर, जबकि सेंट्रल कमेटी मेंबर का जो मिथ है कि वो बहुत बड़े वाले नक्सली हुआ करते हैं और हाँ, उन पर इनाम बड़ा होता है और तो जिस तरह से वो सरेंडर हुए ये मिथ भी इनका टूट गया। और उसके एक दिन पहले ही वो जहाँ पर छुपे थे वहाँ पर हमारी बड़ी सर्चिंग पार्टी पहुँची थी, करीब 1300 जवान उस एरिया में लगे थे
और उनको कुछ सामान ले जाने का मौका नहीं मिला। करीब आधा ट्रक सामान हम लोगों ने वहाँ से जब्त किया, ये भागे थे। और उसके बाद में निश्चित रूप से पूरे दलम में बाकियों के विरोध के कारण दे हैड टू सरेंडर। तो सर सरेंडर सर एक बड़ी बात है कि तमाम आपके एनकाउंटर हुए, बड़ी संख्या में सरेंडर हुए, मगर ये एनकाउंटर और सरेंडर पहले भी होते रहे हैं। अब के सरेंडर और अब के एनकाउंटर में ऐसा क्या है कि माना जा रहा है कि नक्सलवाद पूरी तरह मुक्त हो चुका है? नहीं, ये मध्य प्रदेश में इस वर्ष के पहले कोई सरेंडर नहीं हुआ था। जो भी नक्सली मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एमएमसी जोन जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ये राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और कबीरधाम जिला और गोंदिया, ये वाला जो इलाके में जो भी ऑपरेट करते थे, इनमें जो भी सरेंडर करते थे वो अपने घर के पास सुकमा में, बीजापुर में, नारायणपुर में, जहाँ के भी रहने वाले वहाँ करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी नक्सली ने सरेंडर किया है। वो 2 सितंबर अक्टूबर 28 अक्टूबर 2025 को सुनीता, जो उसकी गार्ड थी रामदेव की, सीसी की, उसने सरेंडर किया था। और उसके बाद 12-13 लोगों ने सरेंडर किया। तो ये पहली बार हुआ है। और एनकाउंटर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पहले जो है साल में 2-3 एनकाउंटर्स, 1-2 एनकाउंटर्स होते थे और 1-2 नक्सली ही मारे जाते थे। वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस बार। 10 हम लोगों ने शुरू के 6 महीने में ही मारे। और उसके बाद एनकाउंटर्स जो है तमाम हुए हैं, जिसमें कईयों में हमको खून से लथपथ उनके जूते कपड़े मिले हैं। फिर रात भर और अगले दिन पूरी उनकी सर्च की गई है कि कहाँ वो घायल आदमी होगा जिसको पकड़ा जा सके। और कई बार ये हुआ है। और ये संख्या अभूतपूर्व रही है इस बार जो सक्सेसफुल एनकाउंटर्स हैं। कैसे मानेंगे कि सर जो पूरा नक्सलवाद मुक्त हो गया? क्या रजिस्टर्ड पूरे खत्म हो गए हैं? कहीं और कोई और तो छुपे नहीं रहे? नहीं, ये जो है ना, ये जो है, ये इनके जो लोग सरेंडर होते हैं वो बताते हैं कि हमारे दलम में अभी कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ का रहने वाला है। इनके नाम भी बड़े फ्लूइड होते हैं। एक ही आदमी कई पुराने हीरोज़ का नाम रखता है, तो हर आदमी के 3-4 नाम होते हैं। लेकिन जब ये जो है सरेंडर हो रहे हैं तो वो पूरा बताते हैं कि कौन से दलम में कितने लोग हैं, आज की समझ में कौन सदस्य हैं, क्या उनके पास हथियार है। फिर जो एनकाउंटर वगैरह में हम इनका सामान जब पकड़ते हैं तो उसमें इनकी डायरी, इनकी नोटबुक, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, जिसमें भी ये सब डिटेल रहते हैं। फिर हमारे जो मुखबिर हैं वो भी हमें बताते हैं बहुत सारी चीज़ें कि कौन लोग हैं, अभी कितने लोग हैं, कौन कहाँ से किस तरफ चला गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती रहती है। तो हमारे पास करीब करीब एग्जैक्ट 100% नाम नंबर सब रहता है सबका। और अपडेट करते रहते हैं हम। अपडेट, कोई फ़ोटोग्राफ मिल गया तो उसको भी अपडेट करते हैं, कौन सा हथियार लेके चल रहा है आदमी वो अपडेट करते हैं। और कोई चला गया यहाँ से छोड़ करके तो वो भी हमको पता लगता है। उस हिसाब से अभी जो है ये संख्या 0 है और ये 0 ही रहेगी। सर देखने में आता था कि कुछ स्थायी मेंबर रहते हैं इनके दलों में, हिडमा चलो सबसे ऊपर रहता है, बाकी कुछ अस्थायी रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको, या जो सर्वाइवल में सहायक होते हैं इनके लिए। तो इनको हथियार कहाँ से आते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, ये रसद वगैरह? ये जो है ना, ये बहुत बड़ा है कि नहीं? बहुत जो है ये 50-60 सालों से चलने वाला 1960 के दशक में ना, ये नक्सलवाड़ी से ये वामपंथी उग्रवाद शुरू हुआ, जो हिंसक वारदातें करके और सत्ता हथियाने का काम करता था। तो ये बहुत पुराने संगठन हैं। और हिडमा जो आप बता रहे हैं, ये इसकी एक गुरिल्ला आर्मी थी, उसकी एक बटालियन का वो हेड था। और कई ऐसे हमलों में वो शामिल रहा है जिसमें सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या हताहत हुई है या कुछ राजनीतिक नेताओं वगैरह को मारा गया है। तो इसलिए वो दुर्दांत हो गए थे। और कहते हैं कि उसको सेंट्रल कमेटी मेंबर बाद में अपग्रेड किया गया था। वो आदिवासी थे हिडमा, लेकिन उसमें भी पक्का नहीं है कि उसको जो है CCM सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया था। ये जो इसमें जो संगठन है, ये
चीन का जो ऐसा वहाँ पर चीन के देश में जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन चलता है, करीब करीब उसी तर्ज पर ये चलता है। तो इस संगठन में जो सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पर जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल ब्यूरो। एक सेंट्रल कमेटी होती है जिसमें से कुछ पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स बनते हैं। तो सेंट्रल कमेटी मेंबर और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर ये बहुत सीनियर कैडर माने जाते हैं। जनरली ये लोग इस वामपंथी उग्रवाद के जो ये सीपीआई माओवादी है, और इसके पहले पीडब्ल्यूजी था, सीपीआई माओवादी था झारखंड में और बिहार के इलाके में, सब मर्ज होकर 2004 में एक बना। तो इसमें ऊपर के इसमें ज़्यादातर लोग आंध्र प्रदेश के, जो तेलंगाना भी है उसमें शामिल, और महाराष्ट्र के या बंगाल और बिहार के लोग हैं। और जो नीचे का कैडर है वो स्थानीय कैडर होता है। तो इधर जो है हाँ बहुत आदिवासी हैं, जिसमें माड़िया, मुरिया, गोंड आदिवासी जो बस्तर और जिसको सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर उधर के लोग बहुत हैं। गढ़चिरौली जो पश्चिमी बस्तर से लगा हुआ है वहाँ के लोग हैं। कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ 2-3 यहाँ पे बालाघाट के भी थे, ये गोंड आदिवासी थे। तो नीचे का कैडर जो है स्थानीय लोग प्रभावित हो जाते थे। ये नीचे का कैडर जो है उतना ज़्यादा हार्ड लाइनर विचारधारा वाला नहीं होता, लेकिन ये इस्तेमाल होते रहे हैं इस तरह से कि एक तो ये इन लोगों को जो है इस संगठन के जो बड़े वाले नेता है, एक तो उनको ये शेल्टर देते हैं अपने घरों में और आसपास के जंगल में। दूसरा इनको खाना देते हैं, रसद देते हैं, सारी सप्लाई करते हैं। तीसरा ये अपने बच्चे, अपने लड़के लड़की वो इनको सप्लाई करते हैं जो नीचे का कैडर बनाता है। तीन चीज़ें हो गई। और चौथा ये पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ इंटेलिजेंस देते हैं, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब कहाँ सुरक्षा बल किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें जनरली नीचे का कैडर सप्लाई करता रहा है। हथियार बहुत सारे इन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे हैं। ये पहले से इनकी ये टैक्टिक रही हुई है। और आंध्र प्रदेश में जो है आज़ादी के पहले भी कुछ आंदोलन हुए, उसमें भी पुलिस थानों को लूट करके और पुलिसकर्मियों से हथियार लूटने का ये पुराना हुआ है। नक्सलबाड़ी में भी है। हाँ, हमारे यहाँ के तो हमने पूरे बरामद कर लिए हैं। बाकी जगहों पर भी सुरक्षा बल उनको अधिक से अधिक हथियार बरामद करवा रहे हैं। कुछ हथियार ये खुद बनाने लगे थे, कुछ अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री बना के। भोपाल में भी एक फैक्ट्री बहुत साल पहले पकड़ी गई थी, तो कुछ हथियार ये बनाने की कोशिश भी करते रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनको कुछ हथियार इन्होंने प्रोक्योर किए हैं, खरीदे हैं। ये मणिपुर और आसाम के जो कुछ उग्रवादी संगठन है वहाँ से भी ऐसा कहा जाता है कि वो पहले खरीदते रहे हैं ये हथियार। तो इस तरह से सप्लाई इनको मिलती है। और जो ग्रे मार्केट होती है हथियारों की, वो वहाँ पर हथियार उपलब्ध हो जाते हैं, और जो लोग इसके जो दलाल होते हैं वो इस चीज़ों को सप्लाई कराते हैं। तो इस तरह से हथियार इनको मिलते रहे। सर, अभी जैसे एकीकृत रूप से इंटर स्टेट इनके ऊपर शिकंजा कसा गया और इन्होंने सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर में भी तमाम लोग मारे गए, फिर सरेंडर भी लगातार होते रहे। एक तरह से शिकंजा कसा, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनके पास कोई चारा नहीं था सरेंडर के अलावा। अंदर भी विरोधाभास होने लगा था, लोकल लोगों का सपोर्ट भी कम हो गया था। तो अभी उनकी परिस्थिति अगर देखा जाए तो उनके विपरीत थी, लिहाजा इस तरह के हालात बने। क्या इसको हम मुक्त माने? क्या ये अभी सो गए हैं? क्या बाद में भी उठ सकते हैं? नहीं, अब ये कहीं नहीं उठ सकते हैं। ये अब सबको इनको बहुत क्लियर है, केंद्र सरकार की बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उसी की इच्छा शक्ति के साथ में राज्य सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अब वो इस तरह की आंतरिक सुरक्षा की समस्या को अब नहीं चलने देंगे। और जो है देखिए क्या होता है कि कोई अपराध कब होता है, अपराध तो 3 स्थितियां जब इकट्ठा होती हैं तो अपराध होता है। एक तो अपराध करने वाला हो, और जो अपराध से पीड़ित हो, और तीसरा ऐसी परिस्थिति हो कि वो अपराध हो सके, है ना। तो गांव वाले तो वहीं हैं और सुरक्षा बल भी वहीं हैं, वो सब वहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ अपराधी भी वहीं हो, लेकिन जो परिस्थिति है वो परिस्थिति अब इनके लायक नहीं है कि वो कोई अपराध कर सके। जो छोटा मोटा विरोध कोई करता है उसको तरीके से उससे निपटा जाएगा, और इस तरह से अब नहीं चलने दिया जाएगा।
और ये बात उनको बहुत क्लियर है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हज़ारों की संख्या में हमारे इतने ट्रेंड कमांडोज़ हैं और कम उम्र के कमांडोज़ हैं, कम उम्र के लड़के हैं और इतने बहादुर भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं। इनके सामने ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक उस जंगल में जहां वो डोमिनेट थे, अब मध्य प्रदेश पुलिस या कमांडो या भारत सरकार के सुरक्षा बल, राज्य सरकार के सुरक्षा बल डोमिनेट कर रहे हैं। पूरी तरह से हम कानून के दायरे में काम करते हैं जी। है ना। हम अपराधी की तरह काम नहीं कर सकते और अपराधी को क्या है, वो किसी भी तरह से काम कर लेगा, तो इसलिए वो कई बार सफल हो जाते हैं और हमको थोड़ा नुकसान हो जाता है। अदरवाइज तो वो कहीं पर कोई हमारा कोई मुकाबला सुरक्षा बलों का आप कोई नहीं कर सकते इस तरह। कहते हैं कि नक्सलवाद हो या डकैत समस्या हो, वो स्थितियों परिस्थितियों वश वहाँ की तरफ मूव करते हैं और फिर आगे वो बढ़ते हैं, जो कि समाज के लिए ही दिक्कत होता है। तो ऐसे में सरकार पुनर्वास नीति लाई है, तो जो पुनर्वास नीति लाई है उसके तहत क्या ऐसा लगता है, पुनर्वास नीति है क्या, और क्या ऐसा लगता है कि ये वापस उस जगह नहीं लौट पाएंगे पुनर्वास नीति के कारण? नहीं, वो जो पुनर्वास नीतियाँ जो हैं प्रदेशों में, ये कई वर्षों से चलती रही हैं। मध्य प्रदेश की जो लेटेस्ट जो सबसे नई पुनर्वास नीति अगस्त 2023 में रिवाइज़ की गई। छत्तीसगढ़ में 2024 में उन्होंने रिवाइज़ किया है। बड़ी उदार जो है ये रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है। निश्चित रूप से ये इसका जो इसके कैडर जो मरने से डरते हैं और जो बहुत बुरी तरह से थक गए हैं, उनको ये चीज़ तो दिखती है कि जो है शासन चाहता है कि भाई तुम्हारा पुनर्वास हो, तुमको आर्थिक सहायता दी जाएगी और तरह की चीज़ें तुम्हें दी जाएगी और तुम एक सामान्य जीवन जी सको, इस तरह की परिस्थितियां आपको प्रदान की जाएंगी। तो ये इसका तो निश्चित रूप से उसका लालच होता है। बहुत प्रचार प्रसार किया गया है इसका, गांव-गांव में पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे बालाघाट और मंडला के जिला कलेक्टर जब भी कोई कार्यक्रम करते थे, वहाँ पर खुद स्वयं बोलते रहे हैं, सरपंचों को बताते रहे हैं किसी भी तरह से, और उसकी जानकारी की कोई कमी नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं सरेंडर कर रहे थे लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कर रहे थे, तो उनको मालूम था किस तरह की पॉलिसीज़ हैं। तो इस पॉलिसीज़ का निश्चित रूप से बहुत प्रभाव है जो डकैतों में, और इनमें बहुत जो है एक मूलभूत अंतर है। डकैत जो है वो केवल क्राइम करता है, केवल अपराध करता है, उसका इकोनॉमिक बेस होता है अपराध करने का, कुछ बदला लेने की वगैरह की पर्सनल या किसी महिला का या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो जो है वो लोकतंत्र को समाप्त करके और सशस्त्र क्रांति करके और सत्ता हथिया करके और फिर इस तरह से शासन करेगा, ये सब कोई चीज़ उसमें नहीं होती। तो इसमें इंसर्जेंसी में और उसमें बहुत फ़र्क है ना। तो वो साइक्लिक है। डकैत समस्या कुछ साल चलती है फिर कम हो जाती है, जैसे कि अभी भी कम हो गई है, और अभी अपराधों का स्वरूप भी बहुत तेज़ी से बदला है। आप सभी देख रहे होंगे कि सिवाय इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं, उसे सब वही सबसे ज़्यादा चल रहा है ना। लेकिन ये इंसर्जेंसी तो पूरा एक तरह से देश से विद्रोह जैसी चीज़ है ना। इसमें और उसमें फ़र्क है। सर, एक चीज़ मन में सवाल उठता है कि जब हम नक्सलवाद काफ़ी समय से देख रहे थे तो वो सरवाइव कर पाते थे उनके मुखबिर तंत्र के कारण। अब आप लोग सरवाइव कर पाएँ, एक मुखबिर तंत्र भी उसमें अहम कड़ी है। तो मुखबिर तंत्र को, पहले भी मुखबिर तंत्र रहा, मगर जो अभी इस तरह से सरेंडर या इनकाउंटर में बहुत बड़ी मदद करना और ये सब करना, तो इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे कि कैसे मुखबिर तंत्र इतना बड़ा लेवल पे कामयाब हुआ? मुखबिर तंत्र तो हमेशा रहता है, पुलिस के काम का ये हिस्सा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो नीचे का कैडर है वो मुखबिरी का काम इनके लिए भी करता रहा है और बड़े सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने अपने आप को वर्षों तक बचाए रखा है। तो क्या होता है कि दो तरह का इंटेलिजेंस जो है वो वहाँ सूचना के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आदमी से आपको मिलता है, और दूसरा होता है आजकल के समय में जो काफ़ी फैशन में है, उसको टेक इंट बोलते हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस, है ना। तो वो टेक्निकल इंटेलिजेंस में आप जो है
आपके सैटेलाइट से भी आप इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, आप मोबाइल फ़ोन का इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करेंगे, तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके कमरे को बग कर दिया, कुछ उसमें माइक्रोफोन छुपा दिए, कुछ इस तरह की, तो इसको सब टेक्निकल इंटेलिजेंस कहते हैं। दो तरीके ये होते हैं। तो ये जो है इंसर्जेंसी में इन्होंने अपने कैडर्स को ये कह रखा था कि आप लोग जो है मोबाइल फ़ोन और इस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें, जिससे कि ट्रैक हो जाएं आप। तो इनके सीनियर कैडर तो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। तमाम कई बार हम लोगों ने इनके छोटे वाले जो इसको बोलते हैं टैबलेट वगैरह भी पकड़े हैं और मोबाइल फ़ोन भी बहुत सारे पकड़े हैं। तो वो सीनियर कैडर इस्तेमाल करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ईमेल वगैरह भेज सके, और कोई इन्होंने कोई पैम्फलेट जारी किया है, कोई पर्चा जारी किया है, समाचार पत्र से जानकारी इनको लेना है तो वो कर सकते हैं। नीचे के कैडर को ये रोक थी, है ना। और ये लोग शहरों में भी जाते रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस चीज़ों का इस्तेमाल फ़ोन वगैरह का करते रहे। बट बाई एंड लार्ज जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत कारगर रहा है हम लोगों का। और जो टेलीफोन टावर जब सब जगह पे लग रहे हैं, चूँकि ऐसे क्षेत्र आबादी कम होती है तो इकोनॉमिक नहीं होता है टेलीफोन कंपनियों को अपने टावर लगाना, उसको चलाना, तो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है और पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब तरफ लगाए जा रहे हैं। तो उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो सुरक्षा बल कैंप लगा के जगह जगह पर, हमारे जो आईजी हैं संजय, उनको एक एक जंगल, एक एक नाला, एक एक नदी सब उनको याद है, और वो ऐसी जगहों पे कैंप लगवाते हैं जहाँ बिल्कुल सटीक जगह पे जहाँ से इनका आना जाना होता है। तो सब डिस्टर्ब उन्होंने कराया, बहुत कराया उसको। तो वो जो है मैं क्या कह रहा था कि जो टेलीफोन टावर जो लगते हैं तो उससे एक तो हमारे कैंप बड़े दूर अंदर जंगल में हैं, तो वहाँ कर्मचारियों को अपने घर भी फ़ोन करना हो तो बात नहीं कर सकते, है ना। तो अगर वहाँ टेलीफोन टावर आसपास लग गया तो वो सुविधा मिल जाती है। एक तो हमारे जनता के लोगों को बहुत सुविधा मिल जाती है, उनको भी फ़ोन से बहुत सुलभ हो जाता है एक दूसरे से बात करना। और कभी कोई सूचना उनको अर्जेंट देनी है तो उनको 25-50 किलोमीटर चल कर के नहीं आना पड़ेगा, मंडला या बालाघाट के हेडक्वार्टर, वहीं से आप भेज सकते हो। तो ये फ़ायदा जो है टेक्निकल उसका वो होता है। तो दोनों तरह के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है और बड़ा सक्सेसफुल तरीके से हुआ है और रिजल्ट आप सभी के सामने है। सर, अंतिम सवाल, अभी जब चुनाव हुए या पहले भी हमने चुनाव देखे हैं तो 3 विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऐसे थे, लांजी, भैया, परसवाड़ा, कि यहाँ पर 3 बजे तक मतदान होता था। अब आगामी आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, आप ये दावा करते हैं कि जैसे यहाँ होते हैं वैसे ही वहाँ उसी समय पे होंगे, पहले समय से पहले ख़त्म नहीं होंगे? मैं अब आपको ना एक छोटा सा भी उदाहरण दे करके आपको अपनी बात जो है, आप जो प्रश्न है उसका उत्तर दूंगा। अभी करीब 2 महीने पहले वहाँ पर बालाघाट में हमारे पुलिस अधीक्षक और आईजी, ये लोग वो जो पॉलिसी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है उसमें एक ये प्रोविजन है कि अगर कोई नक्सली हिंसा से परिवार पीड़ित है तो उसके किसी सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। तो उन्होंने एक परिवार को संपर्क किया, बच्चा छोटा था जब उसके पिता की हत्या हुई थी, उसको बुलाया, बड़ा हो गया है, कि आपको आ जाओ और हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, आपके पिता की नक्सलियों ने हत्या की। तो वो आ तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे, हमें थोड़ा डर लगता है जो भी है। तो कहा गया कि पुलिस की नौकरी तो हम तुरंत दे देंगे, एसपी दे सक्षम में दे देंगे, बाकी विभागों में थोड़ा समय लग जाएगा और हम चाहते हैं कि सबको हम जल्दी ही कर दें। तो वो वापस गए और पहले तो उन्होंने हामी भर दी, फिर वापस अपने गांव गए और कुछ दिन बाद उन्होंने कहलवाया कि वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पता किया वहाँ एसपी वगैरह ने, तो पता चला कि जब वो गांव वापस गए उसके कुछ समय बाद ही नक्सलियों ने उनको बुलाया और उनको काफ़ी धमकाया कि तुम जो है नौकरी बिल्कुल नहीं लोगे, पुलिस की नौकरी बिल्कुल नहीं लोगे, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया है कि हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है, वो लड़का फिर से अभी एसपी ऑफिस में आया है और उसने बोला है कि मैं नौकरी करूँगा और हम उसको नौकरी देंगे। तो ये 3 बजे वाला जो इतने बजे तक होता है, 5 बजे अब 6 बजे तक होगा, कहीं पर कोई किसी को दिक्कत नहीं है और सभी के लिए अब फ्री है।
न केवल पुलिसकर्मी दिन रात कहीं पे भी जा सकते हैं, अपना पुलिस का थाने का काम कर सकते हैं, चौकी का काम कर सकते हैं, बाकी शासकीय कर्मचारी भी फ्रीली कहीं जा सकते हैं। नागरिक गांव वाले वो भी जो है फ्री होकर के कहीं पर आ जा सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ बहुत दिनों तक बना के रखें, थानों पर बहुत अच्छे कर्मचारियों की पोस्टिंग करें, जो है जनता की बात सुने, उनके साथ रहकर उनको न्याय दिलाएं, और एक ऐसा आदर्श व्यवस्था वहाँ पर पूरे प्रशासन की हम बनाएं कि लोगों को लगे कि वास्तव में उनको इस बड़ी प्रॉब्लम से मुक्ति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और ये था पंकज श्रीवास्तव साहब, नक्सलवाद चीफ स्पेशल डीजी, जो कि अब ये बताते हैं कि नक्सली मुख्य धारा में शामिल होने की चाहत रखते हैं और मुख्य धारा में शामिल भी हो रहे हैं, और पुनर्वास नीति के तहत उनको जो भी सरकारी मदद मिल रही है उसको भी वो ले रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।